दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 11वीं की लेकर से। तो आज हम पढ़ेंगे 1.1 सवाल, जिसमें कि इसके पहले जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर का था समुच्चय, जिसको सेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसका पूरा परिचय आपको दे दिया गया है। तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। 11th एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपने इसका इंट्रो नहीं देखा कि समुच्चय क्या होता है, किस तरीके से उनको परिभाषित करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जो पूरा चैप्टर है समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार जरूर जाकर से उसका इंट्रो देख लें। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। ये कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है, और अगर समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि समुच्चय है तो वो समुच्चय क्यों है, उसका कारण भी आपको उसको बताना है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो समुच्चय होते हैं वो किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह होते हैं। सीधी सी बात यह है कि समान गुणों वाला जो समूह होगा वो समुच्चय कहलाता है। समान गुण मतलब किसी भी समूह में ऐसी चीजें या ऐसे अंग आएंगे जो समान गुण रखते हैं। जैसे हम यदि सम संख्या की बात करें तो सम संख्या बस उसमें होंगी, विषम संख्या नहीं होगी। यदि हम विषम संख्या के समूह की बात करें तो उसमें केवल विषम संख्या होगी, उसमें सम संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से एक समान गुणों वालों का जो समूह होता है वो समुच्चय कहलाता है। अब प्रश्न देखते हैं। पहला बोल रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो ये समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ष में 12 महीने होते हैं और जिसमें कि कुछ ऐसे महीने हैं जो जे से चालू होते हैं। यदि हम इनका आंसर देखें तो यदि ये एक समुच्चय है तो इसमें बनेगा सबसे पहले तो जनवरी बन जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये एक समुच्चय है क्योंकि इसमें काउंटिंग अर्थात ऐसे एलिमेंट है जिनको हम गिन सकते हैं, या एक निश्चित संख्या है, मतलब सिर्फ 3 ऐसे महीने हैं वर्ष में जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो वास्तविक तौर पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। आप लिख लीजिएगा, हम यहां लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगेगा। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत में 10 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? हो सकता है कि आप जिनको प्रतिभाशाली बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति उसको प्रतिभाशाली ना बोले। सभी व्यक्तियों का नजरिया अलग अलग है और सभी के लिए उनके लेखक जो है अलग अलग है। तो 10 प्रतिभाशाली लेखकों का जो समूह है नहीं बनाया जा सकता है। तो यह एक समुच्चय नहीं है। कारण भी आप दे सकते हैं कि यह पॉसिबल या संभव नहीं है कि 10 प्रतिभाशाली लेखक भारत में हों, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह भी एक समुच्चय नहीं है क्योंकि विश्व में 11 सबसे क्या बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की यदि हम गणना करें तो वो नहीं लिखे जा सकते कि यदि हम आज 11 बल्लेबाज लिख रहे हैं और दूसरे दिन किसी और बल्लेबाज ने रिकॉर्ड बना दिया तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो इसका जो आंकड़ा है वो परिवर्तित होता रहेगा, अतः वह एक समूह में नहीं रखा जा सकता है। तो वह एक समुच्चय नहीं होगा। तो ये दूसरा भी समुच्चय नहीं होगा और तीसरा भी समुच्चय नहीं होगा। चौथा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये आप बता सकते हैं क्या हो सकता है आपके नजरिए से यह एक समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो हमारी कक्षा में 25 स्टूडेंट हैं जिनमें कि 10 छात्र हैं, या मतलब से बालक हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं। तो उनको आप गिन सकते हैं और उनका क्या है परिभाषित कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 100 अगर स्टूडेंट भी हैं, 200 स्टूडेंट भी हैं, तो वो काउंटिंग है, परिभाषित है, रजिस्टर में दर्ज हैं। तो ये एक समूह बना सकते हैं। तो यह एक समुच्चय होगा। उसके बाद अगला है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यह भी एक समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं चालू होती हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को आप एक समूह में लिख सकते हैं, और 100 से कम बात हुई है मतलब 100 उसमें शामिल नहीं होगा। तो हम इसको भी बोल सकते हैं पांचवे को कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो बनाया जा सकता है, या एक समुच्चय है। 1 से लेकर से 99 तक की संख्या उसमें शामिल होंगी। अब हम इसके आगे देखते हैं 6वें से लेकर 10वें तक। अगला देखते हैं हम, इसी का 6वां है। बोल रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये आपको लॉजिक लगाना है कि लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं क्या उसको हम एक समूह में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं।
क्योंकि जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे होंगे वो काउंटेबल होंगे, गणनीय होंगे और लिखित में रखे होंगे कि कितने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, तो इनका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। जैसे कि हम उनके दो उपन्यासों की बात करें, जैसे गबन और गोदान की बात करें, इसी तरीके से उन्होंने 3-4 और उपन्यास लिखे हैं जिनको हम एक समूह के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक समुच्चय होगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर से हम और पहले की क्लास से बात करें तो कक्षा 7वीं से आप नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में आपको जीरो के साथ माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। यहां पर शब्द ध्यान दीजिएगा, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक मतलब ये हो जाएंगे आपके केवल, जैसे अनंत तक जाएगा, लिमिट नहीं दी हुई है, -2 और ये -4 और इस तरीके से ये 0, 2, 4 और अनंत तक। तो दोनों तरफ अनंत तक जाएंगे तो ये समुच्चय कहलाएंगे। ये समुच्चय इसलिए कहलाएंगे कि ये अपरिमित समुच्चय में तो आएंगे, लेकिन सम पूर्णांकों का समुच्चय उसने एक शब्द में बोल दिया कि इस समुच्चय के अंदर जो भी संख्या होगी वो सम होगी और पूर्णांक होगी, मतलब से प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो यह एक समुच्चय है। तीसरा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि यदि हम बात करें कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम गिन सकते हैं और एक समूह के रूप में उनको लिख सकते हैं, तो वह भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि जो प्रश्न दिए गए हैं वो परिभाषित हैं, गिनकर काउंट करके उसमें लिखे गए हैं और आप उनका एक समूह बना सकते हैं। तो यह भी एक समुच्चय है क्योंकि दिए गए अध्याय के प्रश्नों को परिभाषित किया गया है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या आप पूरे विश्व में कितने खतरनाक जानवर हैं उनका एक समूह बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सभी ही जानवर खतरनाक होते हैं, या फिर से आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने जानवर हैं और कितने ज्यादा जानवर खतरनाक हैं, तो सभी जानवरों को आप एक समूह में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्न 1 में जो 9 प्रश्न थे उनमें से कौन कौन से समुच्चय थे और कौन कौन से समुच्चय नहीं थे। जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसी का प्रश्न नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 7.1 का हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कि हमें खाली स्थान भरनी है और खाली स्थान जो है बहुत ही आसान है। तो हम देखते हैं 2 चिन्हों का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए ए एक समुच्चय है, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है ए एक समुच्चय है और ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट दिए हुए हैं। तो फिर रिक्त स्थान में आपको बिलोंग्स है और शामिल नहीं है का चिन्ह भरना है। वहां पर आपको चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, हम आपको बता दें ये चिन्ह भरना है, ये और ये। यदि कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में शामिल है या उसमें स्थित है, मौजूद है, तो ये चिन्ह लगाना है, और यदि वो एलिमेंट उस समुच्चय में नहीं है तो ये चिन्ह लगाना है, किसी चिन्ह का क्रॉस मार देना है। चालू करते हैं हम पहला। क्या 5 ए में शामिल है? तो आपको समुच्चय में देखना है, जी हाँ 5 यहां पर शामिल है, तो आपका जो चिन्ह आएगा वो आएगा ये। इसको हम पढ़ते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, या 5 अवयव है ए का या 5 शामिल है ए में, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा करते हैं 8, क्या यहां पर 8 दिख रहा है? नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, तो आप पढ़ेंगे 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 8 अवयव नहीं है ए का, 8 शामिल नहीं है ए में, ठीक है। 0 भी शामिल नहीं है, आपको दिख रहा है कहीं पर, यहां पर 0 नहीं है, तो ये भी ये वाला चिन्ह आएगा, अवयव नहीं है। 4 कहीं दिख रहा है आपको, जी हाँ 4 इसका अवयव है, तो ये इसका अवयव कहलाएगा। इसी तरीके से यदि आप 2 की बात करें तो 2 क्या ए में बिलोंग करता है? जी हाँ 2 भी इसमें शामिल है, तो ये हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 अवयव है ए का। 10 की बात करें तो क्या यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये इसका अवयव नहीं है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस समुच्चय में कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो बहुत ही आसान था ये। आगे अब हम इसका देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान है, और जैसा कि हमने जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि समुच्चय को दर्शाने के लिए हम 2 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि होती है सारणीबद्ध रूप, जिसको रोस्टर विधि भी बोलते हैं, तथा दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होती है? जो इस रूप में लिखी होती है, मतलब शब्दों में लिखी होती है, ये कहलाती है आपकी समुच्चय निर्माण रूप विधि। समुच्चय को प्रदर्शित करने की जो सेकेंड मेथड है वो है समुच्चय निर्माण रूप। और समुच्चय निर्माण रूप में आपको एक चीज याद रखनी है कि इस तरीके से शब्दों में लिखा होता है, अर्थात से भाषा के रूप में उसको दर्शाते हैं। तथा सारणीबद्ध रूप वाले रूप होता है जिसमें केवल से अंक लिखे होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित शब्दों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर
निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में अर्थात सारणीबद्ध रूप में लिखना है। सारणीबद्ध रूप को ही रोस्टर रूप कहते हैं। तो प्रश्न पहला करते हैं हम। ए एक समुच्चय है, दिया हुआ है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ए एक समुच्चय है, दिया है, जहां पर x, ये तो सिर्फ मानने के लिए है, मतलब किसी भी एलिमेंट को मानने के लिए हम x इंडिकेट करते हैं। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब होता है कि जो उस समुच्चय में संख्या होगी वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ये कहने का मतलब इसका ये है कि x एक पूर्णांक है। आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक के मतलब से धन और ऋण कोई भी हो सकती है। अब अगर कंडीशन दी है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x एक पूर्णांक है और जो -3 से बड़ी है तथा 7 से छोटी है। तो आपका ये जो समुच्चय बनेगा वो कैसे बनेगा, आपको यही कंडीशन समझनी है। आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि गाइड उठा लिए, टीचर ने लिखवा दिया, उसको टीप लिए, हो गया। आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है। x एक पूर्णांक है तथा -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आप बनाते हैं इसका a एक समुच्चय है। अब -3 से बड़ी संख्या क्या होगी, -2, -1। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्याओं में आगे बढ़ने पर मान कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो -3 से बड़ी क्या होगी, रिटर्न में आएगी। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0। और किससे छोटा है, 7 से, मतलब 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटा है, मतलब 6 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो गया आपका समुच्चय। भाई यही बोल रहा था, ये सभी पूर्णांक हैं, -3 से बड़ी है तथा 7 से छोटी है। दूसरा करते हैं हम, प्रश्न पढ़ते हैं। बिल्कुल कंडीशन आपको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके। और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। दूसरा है x, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट है वो x है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, बस 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, 1 से। तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 5 तक। क्यों? क्योंकि 6 से कम है। कंडीशन दे दी ना, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम है, 6 शामिल नहीं है उसमें। तो सी। तीसरा आते हैं x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंकों की संख्या लेनी है और 2 अंकों की संख्या चालू कहां से होती है, 10 से। और इनके जो अंक हैं उन दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। जैसे 2 अंकों की संख्या है 21, तो इन दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 3। तो यही करना है कि ऐसे 2 अंक लेने हैं कि उन दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम चालू करें, बहुत तेजी से आपको समझ में आ जाएगा। और 1 से चालू करना है, ठीक है, 1 से चालू करते हैं, इकाई से। तो 1 और 1 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब 2 से चालू करें तो 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो, सॉरी, 2 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 4 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। फिर 5 आते हैं, 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। फिर 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। फिर 7 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। ध्यान रखिएगा, किससे छोटी है, अंकों का योग 8 है। और h 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो 1 से चालू करते हैं, बिल्कुल हमेशा सीरियल से चलिएगा आप, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमने 1 से चालू किया, 1 के साथ क्या बचा, 7, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3, 5, 3 8, 4 और 4 8। इस तरीके से आगे बढ़ना है। कहां आ गए, 6 और 2 8, 7 और 1 8। अब बचा 8, और 8 के साथ क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें। क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें। तो क्या हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, क्या 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है। 0 पूर्ण संख्या में आती है। तो कहां तक आएगा आपका, 7 1 तक। इतना आपको क्लियर हुआ। क्योंकि अब हम यदि रिटर्न में जाते हैं तो 17 26 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका समुच्चय। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको करना है। आपको सिर्फ ये समुच्चय निर्माण रूप दिया है तो इसको अच्छे से पढ़ना है, और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम इसी का, डी। लिखा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या, पहले तो आपको पूरी कंडीशन मालूम होनी चाहिए, नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस
को केवल वही संख्या काट सकती है या एक से भाग जाता है, मतलब जिसका सिर्फ एक दो भाजक होते हैं। कितने? दो। एक तो एक होता है और एक वह स्वयं। जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ पूरी पूरी तरीके से एक से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 5 एक ऐसी संख्या है जो एक से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 7 एक ऐसी संख्या है। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल से दो भाजक होते हैं जो उसको पूरी तरीके से काटते हैं, एक तो स्वयं और एक संख्या एक। इतना क्लियर हुआ? अब अभाज्य संख्या है ये क्लियर हुआ, तथा जो 60 की भाजक है जो 60 को पूरी तरीके से विभाजित करती है, मतलब 60 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वही होगी। तो अब हम चालू करते हैं। मान लीजिए दो से चालू करते हैं। दो भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि दो में सिर्फ एक से भाग जाता है और स्वयं दो से जाता है। और दो क्या 60 को भाग कर देगी, विभाजित कर देगी? जी हाँ, दो। 3 क्या 60 को विभाजित कर देगी? जी हाँ, 3 विभाजित कर देगी। 3 दूनी 6, 20 बार में कर देगी। अब 4 तो है नहीं अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है। क्या 5 इसको विभाजित कर देगी? जी हाँ, बिल्कुल कर देगी। कितनी बार में कर देगी? 12 पंजे 60 में कर देगी। तो जी हो गई 5। उसके बाद आती है 6। 6 क्या अभाज्य संख्या है? 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भाजक कौन कौन से हैं? 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और 1 भी है। तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इतनी संख्याएं हैं जो 60 को पूरी तरीके से विभाजित करती हैं, 2, 3 और 5, और ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा आपका 2, 3 और 5। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद जो दो प्रश्न बचे हैं इसी के, उसमें आपका जो समुच्चय बनेगा, मान लीजिए हम आपको बता दें स्कूल शब्द है SCHOOL, इसका जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा SCHOL। तो इस तरीके से उसमें भी दो वर्ड दिए हुए हैं, उनसे इसी तरीके से समुच्चय बनाना है। शर्त ये है कि एक अक्षर को, एक लेटर को एक ही बार लिखना है, एक ही लेटर को 2 या 3 बार नहीं लिखना है, चाहे वो भले उस शब्द में एक से ज्यादा बार आया हो। तो आशा करते हैं आपको इतना आज समझ में आ गया होगा। फिर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।